आज से हम रिएक्ट जेएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्ट जेएस क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं हमें रिएक्ट जेएस सीखना क्यों है और हमें प्रोग्रामिंग सीखने की नीड क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की नीड क्यों है। कहाँ से ऐसा पॉसिबल होता है ना कि आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में लैपटॉप को कुछ कमांड देते और वो आपका काम कर देता, कितना मजा आता। लेकिन अभी ये पॉसिबल है नहीं। मे बी आने वाले कुछ टाइमों में एआई इतना टॉप पे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना टॉप पे चल रहा है, आने वाले टाइम में पॉसिबल हो, लेकिन अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, लैपटॉप है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। वो सिर्फ जीरो और वन समझता है। जीरो और वन को बोलता है बाइनरी नंबर। और किसी भी ह्यूमन के लिए जीरो और वन के फॉर्म में इतने सारे कोड को याद कर पाना बहुत ज़्यादा टफ काम है। इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्रोग्रामिंग की। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारे सिस्टम को जीरो और वन ही क्यों समझ आता है, कोई अनदर नंबर क्यों नहीं? जैसे 2 5 7 कोई और क्यों नहीं, जीरो और वन ही क्यों? रीजन इसका सिंपल सा है। हमारे सिस्टम पीसी ये सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब हमारे सिस्टम में किसी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे बोलते हैं वन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है तो उसे बोलते हैं जीरो। तो यहाँ से आया जीरो और वन का कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर? और अगर आपको सिस्टम से कुछ काम करवाना है तो हमें प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते हैं। अगला पॉइंट बनता है रिएक्ट जेएस की हिस्ट्री क्या है, मतलब इसका अतीत। जैसे हमारा अतीत क्या है, हमारा जन्म कब हुआ था, हमारा नाम क्या है, हमारा नाम रिएक्ट जेएस क्यों पड़ा, तो इसी तरह रिएक्ट जेएस की भी हिस्ट्री है। इसे फेसबुक ने बनाया था 2011 में। डेवलप एट फेसबुक एट 2011। ये 2011 में बना था। इसे फेसबुक ने बनाया था। सबसे मेन क्वेश्चन आता है जो फ्रेशर से पूछते ही पूछते हैं, व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस क्या है? तो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है। किसकी? जावा स्क्रिप्ट की। रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में क्या होता है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें होती है, हमें जो काम की होती है उसे निकाल लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। उसी तरह इस रिएक्ट में भी बहुत सारे पैकेज है। इसमें बहुत सारे पैकेज हैं। जिस पैकेज की हमें नीड होती है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इसमें पहले से ही बने बनाए पैकेज है, बस हमें डाउनलोड करने की नीड पड़ती है। जिस पैकेज को हमें डाउनलोड करना होता है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इसीलिए रिएक्ट जेएस क्या है? लाइब्रेरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेज है। पहला पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट आता है रिएक्ट जेएस को पढ़ना ही क्यों है भाई? एचटीएमएल सीएसएस से भी वेबसाइट बनते हैं ना, तो रिएक्ट जेएस से क्यों इतना डिमांड क्यों हो रहा है? अभी के टाइम में मार्केट में डिमांड है रिएक्ट जेएस की। रीजन क्या है? इससे बनता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये इसका यूनिक फीचर है जो इसे मार्केट में डिमांड में ला रहा है। वरना पहले एचटीएमएल सीएसएस से वेबसाइट बनते हैं और अभी भी बन रहे हैं, लेकिन डिमांड अब इसकी हो रही है रिएक्ट जेएस की। रीजन क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। गूगल मैप सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करते हैं? बिना रीलोड के, बिना रिफ्रेश के कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। बिना रीलोड के, बिना रिफ्रेश के हमारे कंटेंट को हमारे पेज पे अपडेट कर देते हैं। समझे? सिंगल पेज एप्लीकेशन अपडेट द कंटेंट विदाउट रीलोडिंग और रिफ्रेशिंग द पेज। इससे बेनिफिट क्या होता है? हमारी वेबसाइट पे वर्कलोड कम पड़ता है, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इसीलिए रिएक्ट जेएस पे आजकल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। अगला पॉइंट क्या है? डेवलप एट फेसबुक इन 2011। इसे फेसबुक ने बनाया था 2011 में। ये मैंने बता दिया कि इसका फादर कौन है? फेसबुक। और कब बना फादर? 2011 में, क्योंकि रिएक्ट जेएस का जन्म हुआ था 2011 में। इतना क्लियर?
अगला मेन पॉइंट है जो React.js का मेन फीचर है, React.js बेस्ड ऑन वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम पे बेस है। डोम मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी एक ब्राउजर जब भी एक ब्राउजर एक वेबसाइट को लोड करता है तो ब्राउजर उसका डोम बना लेता है। व्हेन अ वेब पेज लोड, ब्राउजर क्रिएट अ डोम ऑफ द वेब पेज। डॉम की हेल्प से हम HTML को चेंज करते हैं, CSS को चेंज करते हैं और जावास्क्रिप्ट में लॉजिक परफॉर्म कर देते हैं। ये हमने JS में सीखा था। ये वर्चुअल डोम क्या होता है? वर्चुअल मतलब कॉपी, उसका डुप्लीकेट। ये वर्चुअल डोम पे काम करता है। जैसे देखो, ये मेरे पास एक डोम की इमेज है। इसमें एक रियल डोम है, दूसरा वर्चुअल डोम। रियल का डुप्लीकेट होता है वर्चुअल, मतलब सेम सेम दिखने वाला लेकिन रियल नहीं होता, उसका कॉपी होता है। रियल डोम में क्या प्रॉब्लम होती है? अगर मुझे इस वाले कंपोनेंट में, इस वाले पार्ट में कुछ अपडेट करना है, इस वाले पार्ट में कुछ अपडेट करना है, तो हमारा डोम जो होता है अपडेट के बाद पूरे डोम को रीलोड करता है, पूरे पेज को रिफ्रेश करके रीलोड करता है। लेकिन वर्चुअल डोम में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, अगर आपको इसमें कुछ अपडेट करना है तो अपडेट के बाद सिर्फ इसे ही रीलोड करेगा, बाकी सबको रीलोड नहीं करेगा। इससे क्या होगा? वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वेबसाइट पे लोड कम होगा। तो इसलिए ये मार्केट में डिमांड इसकी ज़्यादा है। इसकी यही फीचर है जो इसे सबसे यूनिक बनाते हैं। इतना क्लियर? ये इसके कुछ फीचर है। अगला हमारा, इसके लिए हमें एक सेटअप तैयार करना होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको एक घर में रहना है, जैसे मैं बोलूँ मुझे एक घर में रहना है, ठीक है? तो घर में रहने के लिए पहले मेरा घर होना चाहिए ना, तभी तो मैं रहूँगा। तो मैं बोलता हूँ मुझे रिएक्ट जे सीखना है, तो उसके लिए पहले एक सेटअप तैयार करना होता है, तभी तो मैं सीखूंगा। तो सेटअप के लिए पहला स्टेप होता है इंस्टॉल नोड जेएस। नोड जेएस इंस्टॉल करना होता है। वो कैसे? यहाँ पे सर्च करो नोड जेएस इंस्टॉल और यहाँ पे क्लिक करो और मैक विंडो के हिसाब से अपना डाउनलोड कर लो। कौन सा करना है? LTS वाला। LTS पे क्लिक करना है और विंडो मैक के हिसाब से कोई भी डाउनलोड कर लो। मेरे पास विंडो है तो मैंने विंडो पे क्लिक करा और डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देन मैंने ओपन करा। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करा। ये बोल रहा है पहले से आप पे नोड जेएस है, तो आप पे अगर ये ऑप्शन आया तो चेंज कर देना, ऐसे चेंज पे। वैसे आप पे ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे होगे। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा और इस पे टिक मत कर देना। अगर इस पे आपने कर दिया तो आप पे पाइथन, C++ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी। हमें इसकी नीड नहीं है तो हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे। ये हमारा Node.js इंस्टॉल हो गया, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? ओपन CMD, मतलब ओपन करना में कमांड प्रॉम्प्ट। कैसे ओपन होगा? विंडो आर प्रेस करो, विंडो प्लस में आर, देन टाइप करो CMD। CMD से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। देन एंटर मारो, ये ओपन हो गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। इतना क्लियर? देन यहाँ पे टाइप करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम दिया मैंने माई ऐप। ऐप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोड सेम टू सेम लिखना है। ऐप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे देखो मैंने लिखा npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और ऐप का नाम दिया मैंने माई स्पेस। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया माई स्पेस, आप कुछ भी दे सकते हो। देन एंटर मारा। हमारा रिएक्ट जेएस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये आपके नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेज होते हैं। क्योंकि मैंने बताया रिएक्ट जेएस क्या है? लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे पैकेज होते हैं। उन सबको ये इंस्टॉल करता है तो टाइम तो लेता ही है, तो टाइम लेगा ही।
और जब तक इंस्टॉल ना हो इसे क्लोज मत कर देना, ये इंस्टॉल होने में टाइम लेता है। इतना क्लियर? वेट करना पड़ता है जब इंस्टॉल होता है। तो आप एक कोडर बन रहे हो तो आप में पेशेंट होना चाहिए, समझे? वरना कोडर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है ना। जैसे एक कोड लिखा, उसमें कभी एरर आ गया, आप में पेशेंट नहीं है तो आपने वहीं पे छोड़ दिया उसे, वो कभी हो गई नहीं सॉल्व। इसलिए आप में पेशेंट होना चाहिए, तभी को आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। इतनी देर में किसी को चाय पीना पी लो, मैंने पानी पी लिया। पीना है तो पी लो, टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। ये अब आया अपनी फॉर्म में, अब हो रहा है स्पीड में डाउनलोड। अब इंस्टॉल हो रहा है डिपेंडेंसी। अगर किसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, तो क्या टाइप करना है? npm इंस्टॉल -g npm @latest। अगर किसी में इस कोड को लिखने के बाद डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, तो आपको ये लिखना है npm इंस्टॉल -g npm @latest। ये लिखने के बाद आपको एंटर मारना है। उसके बाद फिर आपको दोबारा से ये कोड लिखना है, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी में प्रॉब्लम हुई तो, नहीं हुई तो सिंपल रहने देना, कोई छेड़छानी मत करना, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये वाला कोड लिख देना npm install -g npm @latest। इससे क्या होता है, हमारा npm का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाता है। अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो ये टाइप कर दो, फिर उसके बाद ये वाला कोड पूरा। देखो आ गया, हैप्पी हैकिंग मतलब इंस्टॉल हो गया। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या इंस्टॉल होता है? सबसे पहले रिएक्ट, फिर डॉम स्क्रिप्ट, फिर सीआरए टेम्पलेट। इसकी आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, इसे कहीं पे लिख लो। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं इससे, फ्रेशर से तो बहुत ही ज़्यादा। रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और सीआरए टेम्पलेट। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट को तो ये सारी फाइल इंस्टॉल होती है। इसके बाद हमें क्या करना है? सीडी, सीडी फिर फाइल का नाम। मैंने डाला सीडी और मेरे फाइल का नाम क्या था? माई स्पेस। आपके फाइल का जहाँ जो नाम होगा वही डालना, सेम कॉपी मत कर लेना। अगर सेम डाला तो सेम कॉपी कर लो, नहीं तो दूसरा नाम डालना जो आपने डाला है। मैंने डाला था सी डी माई स्पेस, तो सी डी से अपने फाइल में और फाइल का नाम, एंटर मारा। देन यहाँ पे लिखो npm स्टार्ट। ये हमारा रिएक्ट जेएस स्टार्ट हो गया। अब ये लोड हो रहा है, ये हो गया पूरा लोड। बाय डिफॉल्ट हमारा रिएक्ट जेएस ऐसा इंस्टॉल होता है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है। इतना क्लियर? इतना हो गया सबका, मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज। हमारा सेटअप हो गया। लास्ट स्टेप क्या था? npm स्टार्ट, हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम जाते हैं अपने फाइल में। मेरी फाइल इंस्टॉल हुई है डिस पीसी में, लोकल डिस्क सी में और उसमें यूज़र में
और यहाँ पे इंस्टॉल हुई है माई स्पेस, ये रहा, मेरा मिल गया। देन इसे ओपन करो और यहाँ पे टाइप करो cmd, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। देन टाइप करो कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, हमारा फोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। इसमें जितने भी फाइल हैं वो सारा VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आप में VS कोड डाउनलोड नहीं करा, आपके पीसी में VS कोड डाउनलोड नहीं है, तो यहाँ पे सर्च मारो VS कोड डाउनलोड, देन एंटर, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दो। मैंने क्लिक करा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ओपन फाइल, देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका VS कोड डाउनलोड हो जाए, फिर आपको टाइप करना है कोड स्पेस डॉट। उससे पहले कोड स्पेस डॉट काम नहीं करेगा। ये मेरी फाइल है माई स्पेस के नाम से, मैंने यहाँ पे टाइप करा cmd, देन टाइप करा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, हमारी पूरी फाइल VS कोड में ओपन हो जाएगी। एंटर मारा, ये ओपन होगी पूरी फाइल। इसमें क्या क्या है, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन, SRC, पब्लिक और नोड हाइफन मॉड्यूल। ये इसमें पहले से ही कुछ फाइल बनी होती है। इन सब का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन ये हमारी मेन फाइल होती है। अगर ये आपने डिलीट कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट ये सब इंस्टॉल हुई है। पैकेज डॉट जेसन मेन फाइल होती है, इसमें हमारी सारी डिपेंडेंसी होती है। अगर ये डिलीट हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पैकेज डॉट जेसन इज अ मेन फाइल दैट कंटेन मेटा डेटा अबाउट नोड.js प्रोजेक्ट। अगर ये डिलीट हो गई तो आपका प्रोजेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। कितना क्लियर, पैकेज डॉट जेसन। अगला है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन, ये रहा पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ये भी हमारी मेन फाइल है, इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने इंस्टॉल करी है, डिपेंडेंसी मतलब जो फाइलें हमने इंस्टॉल करी है। लेकिन इसमें एक और इंफॉर्मेशन होती है, वो है वर्जन। ये सारी फाइलों का वर्जन भी स्टोर करता है, किसका वर्जन कौन सा है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंटेन करता है फाइलों की इंफॉर्मेशन विद देयर एग्जैक्ट वर्जन, पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन। ये भी मेन फाइल होती है, लेकिन इसमें फाइल के नेम के साथ वर्जन भी स्टोर होता है। इतना क्लियर। अगला हमारा SRC। SRC मतलब सोर्स कोड। इसी में हम सारा अपना कोड लिखेंगे, जितना भी हम VS कोड में मतलब रिएक्ट जेएस में जितना भी हम काम करेंगे, इसके अंदर ही हम फाइल बना के काम करेंगे। इसके बाहर हम कभी कोई फाइल नहीं बनाएंगे। सोर्स कोड में सारा सोर्स कोड होता है एप्लीकेशन का। SRC फोल्डर कंटेन ऑल सोर्स कोड ऑफ द एप्लीकेशन। इसी में सारा कोड होता है किसी भी एप्लीकेशन का। किसमें, SRC फोल्डर में। इतना क्लियर। अगला हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक का मतलब क्या होता है, सबके लिए। तो ये वाले फोल्डर सबके लिए है, जो हमें ब्राउजर पे दिखानी है। तो हमें क्या दिखाना होता है, एक HTML की फाइल और ये आइकन, ये भी दिख रहा था हमें, ये लोगो भी दिखाई दे रहा था हमें, ये भी लोगो है।
इसके अंदर वो चीज़ आती है जो आपको यूज़र को दिखानी है। इसमें आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं डालते, जैसे पासवर्ड, मेल आईडी, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्टोर नहीं करते जो आपको यूज़र को नहीं दिखाना। इसमें वो वाली चीज़ आती है जो आपको यूज़र को दिखाना है, जो पब्लिक के लिए है। इतना क्लियर? पब्लिक फोल्डर कंटेन ऑल स्टैटिक असेट दैट कैन सर्व यूज़र, जिसे आपको यूज़र को सर्व करना है। ये हमारा नोड हाइपन मॉड्यूल, ये हमारे सारे डिपेंडेंसी है, ये हमारे सारे फाइल है। इससे आप चाहो तो इंडिविजुअल भी इंस्टॉल कर सकते हो, 1 बाय 1 भी कर सकते हो, लेकिन इतने सारे नाम किसी को याद नहीं होते। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? एनपीएम की। एनपीएम से क्या करते हैं? ये सारी डिपेंडेंसी अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। एनपीएम यूज टू मैनेज डिपेंडेंसी। जितने भी हमारी डिपेंडेंसी मतलब फाइल इंस्टॉल हुई है उन सबको हम एनपीएम से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये था फाइलों का मतलब। इतना क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाओ, ये दिख रहा है टर्मिनल, यहाँ पे क्लिक करो और न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो npm स्टार्ट। ये हमारा React.js स्टार्ट हो गया। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, मतलब इसमें एक ही पेज होता है, यही पेज। अगर आपको इस पर कुछ और लिखना है तो पहले इसे हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? यहाँ पे जाओ app.js में। ये वाली फाइल जो है app.js, ये मेन फाइल होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी हम कंपोनेंट बनाएंगे, जितने भी फाइलें बनाएंगे उसको वेब पेज पे दिखाने के लिए। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, हेडर सेलेक्ट करा पूरा और डिलीट कर दिया, सेव मारा, यहाँ से गायब हो गया। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। फाइल का मतलब बता दिया मैंने। अगला टॉपिक हमारा कंपोनेंट। React.js में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, पहला क्लास, दूसरा फंक्शन कंपोनेंट। पहला क्लास, दूसरा फंक्शन कंपोनेंट, और कोई कंपोनेंट नहीं होता। इसके सिंटैक्स को ध्यान से देखना। src में गए, वहां पे क्लिक करो न्यू फाइल। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास फर्स्ट डॉट जी। फाइल का नाम आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन डॉट जी लगाना कंपलसरी है। देन फाइल बन गई। अब मैं लिखता हूँ फंक्शन कंपोनेंट। पहले फंक्शन लिखो, फिर उसका नाम का पहला वर्ड कैपिटल होता है, नाम का पहला वर्ड कैपिटल। जैसे मैंने इसका नाम दिया ए बी, तो ए कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। देन हमें रिटर्न करना होता है। ये इसका सिंटैक्स है जो आपको याद करना होगा, लिख लिख के समझ जाओगे। फिर हमें करना होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ये किस लिए? इससे क्या होता है, हमने कंपोनेंट को एक बार बनाया, उसे आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, इसलिए हम लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, कि आपने एक बार बना लिया, आप उसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। किसे करना है डिफ़ॉल्ट मोड में एक्सपोर्ट? तो मैंने लिखा ए बी को, उसके नेम को लिख दिया। इतना क्लियर? फिर मैं अब लिखता हूँ h1। h1 मतलब हेडिंग। मैं लिखा यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट टॉपिक। सेव मारा, वेबसाइट पे नहीं आए, देखो नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट नहीं करा। React.js में फाइल को बनाने के बाद हमें इंपोर्ट करना होता है, कहाँ पे? app.js में। तो हमने ab को कॉपी करा और हम गए app.js में, ये रहा app.js। यहाँ पे आगे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कर दो किसे? ab को। फ्रॉम मतलब फाइल का नाम, डॉट स्लैश से अपनी फाइल में एंटर हुए। इसमें बहुत सारे फाइल है, हमारी क्लास फर्स्ट थी, सेलेक्ट कर लिया, सेव मारा, अभी भी नहीं आया। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉल करना होता है। मैं लिखा ए बी,
आ गया हमारा फंक्शन कंपोनेंट टॉपिक। ये होता है फंक्शन कंपोनेंट, ऐसे बनता है। फिर इसके अंदर मैं देता हूँ एक पी टैग मतलब पैराग्राफ। इसमें लिखा मैंने दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। सेव मारा, ये आ गया। बस हमें एक बार इंपोर्ट करने की नीड होती है, एक बार, उसके बाद आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अब मैं लिखता हूँ H4, दिस इज अ हेडिंग 4। सेव मारा, आ गया। ये होता है फंक्शन कंपोनेंट। अगली क्या थी? क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट, इसका पहले सिंटेक्स देखो। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई, src में गया और यहाँ पे गया न्यू फाइल पे। मैं लिखा क्लास कंपोनेंट, मैंने फाइल का नाम दिया और डॉट जेएस लगाना मेन है। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा मुश्किल है, देखने में लगता है, लेकिन समझ जाओगे। पहले क्लास लिखो, फिर इसका नाम दिया AZ। नाम का पहला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल। फिर हमें लिखना होता है स्टैंड, फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। और क्लास से पहले हमें इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट से। इस वाले रिएक्ट को हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमें लिखना होता है रेंडर। रेंडर क्या है? एक मेथड है। मेथड के अंदर हमें रिटर्न करना होता है बहुत सारी चीज़ें जो हमें वेब पेज पे दिखानी है। ये इसका सिंटैक्स है। देन यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्लास का नाम क्या है? ए और जेड। तो मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3 में दिस इज अ क्लास कंपोनेंट टॉपिक। सेव मारा, आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट नहीं करा। app.js में फिर से गए और यहाँ पे करा इंपोर्ट AZ को फ्रॉम मतलब से में फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? क्लास कंपोनेंट। और मैं यहाँ पे से कॉल करता हूँ, आ गया दिस इज अ क्लास कंपोनेंट। ये इसका सिंटैक्स होता है। इसे आप 2-3 बार करोगे समझ जाओगे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे H4, दिस इज अ हेडिंग 4। आ गया। बस आपको एक बार इंपोर्ट करने की नीड होती है। इंपोर्ट कर दिया, फिर आपको दोबारा इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ती। ये होता है दो टाइप के कंपोनेंट, क्लास और फंक्शन कंपोनेंट। इतना क्लियर? ये इसके सिंटैक्स है जो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा तो आपको आ जाएगा। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ जेएसएस इन रिएक्ट जेएस। ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे H3 H4, ये HTML नहीं है। ये HTML नहीं है, इसे बोलते हैं JXS। ये इसका मतलब क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट XML। जावा स्क्रिप्ट XML, इसकी मदद से हम अपने रिएक्ट जेएस में HTML को लिख पा रहे हैं और उसे हम वेबसाइट पे दिखा पा रहे हैं। किसकी हेल्प से? जे जावास्क्रिप्ट XML। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, एक्स का मतलब होता है XML। ये HTML की तरह दिखाई देता है लेकिन ये HTML नहीं होता। और जो हमारा ब्राउज़र है वो XML को नहीं समझ पाता, वो सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो आउटपुट कैसा आता है? विद द हेल्प ऑफ बेबल। बेबल क्या एक ट्रांसपाइलर है। क्या एक ट्रांसपाइलर? ट्रांसपाइलर क्या करता है? एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसपाइलर, बेबल एक ट्रांसपाइलर है जो कन्वर्ट कर देता है JXS को इनटू में जावास्क्रिप्ट में। समझे?
ये जो जावा स्क्रिप्ट HTML है, इसे जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है कौन? बेबल। और बेबल का एक ट्रांसपाइलर है। इस तरह से हमारा रिएक्ट जेएस वेब पेज साइट पे दिखता है, वेब पेज पे दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।